कोरोना की मारी दुनिया को मंदी आंखें दिखा रही है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आरबीआई समेत तमाम बड़ी संस्थाएं भारत के जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को घटा रही हैं। जाहिर तौर पर आगे खतरा बड़ा है। ऐसे में नौकरी तलाशने जा रहे स्टूडेंट्स, छोटे कारोबारी, शेयर बाजार के निवेशक और घर चलाने वाला एक आम इंसान क्या सावधानियां बरते कि वो आर्थिक संकट में ना पड़े। रुपया पैसा में आज इसी टॉपिक पर एक्सपर्ट से बात करेंगे। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है, लेकिन पहले हफ्ते की उन सुर्खियों पर नजर डालते हैं जो आपकी जेब पर असर डालती हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने घोषणा कर दी है कि वह अपनी एक डिजिटल करेंसी ई-रुपए जारी करेगा। वह जल्द ही ई-रुपए पर पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है। आरबीआई ने फिलहाल इसके फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन क्या ई-रुपए बाकी क्रिप्टो करेंसीज को लेकर समस्या खड़ी कर देगा? क्या बाकी डिजिटल करेंसी पर सरकार कोई सख्त फैसला लेगी? ये सवाल है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में भारतीय शेयर बाजारों से 2,400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है, जबकि सितंबर में 7,600 करोड़ रुपए से अधिक पैसा निकाला है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले महीनों में विदेशी निवेश में उतार चढ़ाव बना रहेगा। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान ने न्यूज़ 18 को बताया कि अमेरिका में रोजगार के अवसरों में गिरावट और ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में उम्मीद से कम की वृद्धि के बीच निवेशकों का मानना है कि वैश्विक दरें जल्द चरम पर पहुंच जाएगी। हालांकि तब तक एफपीआई के प्रवाह में उतार चढ़ाव रहेगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 7 कंपनियों का सामूहिक रूप से मार्केट कैप पिछले हफ्ते के कारोबारी सत्र के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ा। इसमें रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। इसके अलावा इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस फायदे में रहे और सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान यूनिलीवर को हुआ है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय एयरटेल भी घाटे में रहे। ध्यान रहे, ये सारी कंपनियां बीएसई की टॉप 10 कंपनियां हैं। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने फिर ऐलान किया कि वे ट्विटर को उसी दाम में खरीदने वाले हैं जिस डील को उन्होंने पहले रद्द कर दिया था, यानी $44 बिलियन में। लेकिन ट्विटर ने अमेरिकी अदालत में मस्क के खिलाफ केस कर दिया था, जिसकी सुनवाई आने वाले 17 अक्टूबर को होने वाली थी। अब मस्क ने कोर्ट से कहा है कि सुनवाई पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने मस्क की इस अर्जी को स्वीकार करते हुए कहा कि 28 अक्टूबर तक इस डील पर मुहर लग जानी चाहिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्त वर्ष 2023 के लिए तीसरी बार ग्लोबल ग्रोथ के अनुमान को घटाकर 2.9% पर कर दिया है और कहा है कि दुनिया भर में मंदी का खतरा बढ़ रहा है क्योंकि लोगों की इनकम घट रही है और महंगाई बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 1% से घटा दिया है और कहा है कि भारत में कोरोना की वजह से 2020 में गरीबों की संख्या बढ़कर 5.5 करोड़ से ज्यादा हो गई है। अब मंदी का मुकाबला कैसे करें? सबसे पहले घर का बजट ना बिगड़े, इसके लिए क्या कर सकते हैं, बता रहे हैं अर्थशास्त्री शरद कोहली। सबसे ज्यादा प्रभावित लोअर मिडिल क्लास होगा, गरीब वर्ग होगा और मिडिल क्लास होगा। और मंदी में आपकी आय गिर जाती है और यहाँ साथ में महंगाई भी है, घर का बजट बिगड़ जाता है। तो मुझे लग रहा है कि किसी भी आम आदमी को इस समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है कि तो गैर जरूरी खर्च इस समय पोस्टपोन कर देने चाहिए, उसको डेफर कर देना चाहिए। या मैं यूं कहूं कि अगर कुछ आप लग्जरी पे खर्च करना चाह रहे हैं जो कि आपकी जरूरत नहीं है, उसको आप अभी फिलहाल टाल दीजिए। अपनी जो लोन लेने की आपकी चाह है या आप उधार लेने की सोच रहे हैं, अगर वो जरूरी नहीं है, लोन लेना आपके लिए ऑप्शनल है, तो इस समय लोन नहीं लेना चाहिए क्योंकि ब्याज की दरें बढ़ रही हैं, लोन महंगे हो गए हैं। तो इसलिए लोन को जहां तक हो सके अवॉइड करिए। इसी से जुड़ा हुआ एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि क्रेडिट कार्ड पे जो यूसेज है, और जब आप क्रेडिट कार्ड को रोल ओवर करते हैं, मतलब जब आप उसका क्रेडिट, आप उसके इंटरेस्ट का फायदा उठाते हैं, उसको पोस्टपोन करते हैं, उसका सेटलमेंट, उसको भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ब्याज की दरें वहां भी आपको बहुत मार मारेंगी, आपका बजट पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। जो लोग मिडिल क्लास के नौकरी करते हैं, उनको इस समय अगर अच्छी कंपनी उनकी नौकरी है तो कृपया नौकरी को ना छोड़े। थोड़े से पैसे के लिए हम देखते हैं कि लोग अपनी जॉब चेंज कर लेते हैं और किसी ऐसी कंपनी में आ जाते हैं तो उससे छोटी होती है या बहुत छोटी होती है पर पैसे ज्यादा मिल रहे होते हैं। तो मेरी सलाह यह है कि आप
उस नौकरी को, अगर अच्छी कंपनी, रेप्यूटेड कंपनी में आपकी नौकरी है, भले ही पैसे कम मिल रहे हो, आप उसको इस समय ना छोड़ें। इमरजेंसी फंड बना के रखें अपने पास, ऐसा फंड बना के रखें कि अगर कल को हालात यहां से और खराब होते हैं आर्थिक दृष्टि से, तो आपके पास एक इमरजेंसी फंड हो, कम से कम 6 महीने का बना के जरूर अपने पास रखें। कई छोटे व्यापारी या कारोबारी कोरोना की मार से नहीं उबरे थे कि वे अब मंदी के खतरे को लेकर परेशान हैं। कौन सी जरूरी बातें हैं जो इन कारोबारियों को ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आने वाले समय में आर्थिक तंगी से ये बच सके? आपके बिजनेस के जो खर्चे हैं, उन खर्चों पर आप दोबारा से रिव्यू करें, उसको आप फिर से एक बार उसका आकलन करें, और जहां जहां भी खर्चे आप घटा सकते हैं तो घटाएं, क्योंकि कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो बॉटम लाइन, जिनको हम प्रॉफिट कहते हैं, वो घट गया है। तो उसकी वजह से सबसे अच्छा तरीका, उसको दो ही तरीके होते हैं, या तो सेल्स बढ़ाई जाए या खर्चे कम किए जाए। अगर पिछले 2-2.5 साल में कोरोना के बाद और आज के हालात में आप जो प्रोडक्ट या सर्विस देते हैं, अगर उस प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड घट गई है, उसका रेलेवेंस कम हो गया है, तो आप बिल्कुल ना हिचकिचाएं किसी ऑल्टरनेट प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी पे जाने की। मतलब बिना ज्यादा निवेश किए अगर आपके पास मौका है किसी ऑल्टरनेट प्रोडक्ट पे जाने का, जैसे मान लीजिए कोई कोविड का सामान बनाता था और अब क्योंकि कोविड शांत हो गया है, आप अभी भी सैनिटाइजर बनाए जा रहे हैं या मास्क बनाए जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है आपको प्रोडक्ट लाइन अपनी चेंज करनी चाहिए। भले ही उसके लिए थोड़ा बहुत निवेश करना पड़े, करके आप प्रोडक्ट लाइन चेंज करिए। कहने का मतलब यह है कि समय के साथ अपने बिजनेस को रखिए, आपकी प्रोडक्ट लाइन समय के साथ चलनी चाहिए, ना कि आप आज से 4-5 साल पहले की सोच पर चल रहे हैं। उस सोच को आप मॉडर्न रखिए, तो उससे क्या होगा कि आपकी सेल बनी रहेगी, आपका बिजनेस ग्रो करता रहेगा। क्योंकि आने वाला समय अगर कठिन होता है तो वही बिजनेस सस्टेन कर पाएगा जिसका बिजनेस ग्रो करा है। जिसका बिजनेस स्टैटिक लेवल पे आ गया है या नीचे जा रहा है, उसके लिए वो समय और भी ज्यादा कठिन साबित हो सकता है। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है और दूसरी तरफ नौकरियां नहीं मिल रही है। मिल भी रही है तो महंगाई की तुलना में वेतन नहीं बढ़ता। ऐसे में जॉब मार्केट में जाने वाले स्टूडेंट्स किन बातों का ध्यान रख सकते हैं, बता रहे हैं शरद कोहली। जॉब सीकर्स जनरली अपने पास चॉइस बहुत रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं हमें नौकरी के लिए 4-5 चॉइस हो, मैं यहाँ करूँ या यहाँ करूँ या यहाँ करूँ। और एक जगह जब नौकरी मिलती है तो उस पर ना ठहर के वो कोशिश करते हैं मुझे इससे बेहतर मिल जाए। तो मंदी में क्या होता है कि आपके पास ये चॉइसेस कम हो जाती है। तो मेरी पहले तो जो लोग पढ़ाई करके निकल रहे हैं उनके लिए सलाह ये है, अगर आपको कोई अच्छा एम्प्लॉयर मिल रहा है और आपके पास और चॉइसेस 1-2 है पर वो उतनी अच्छी नहीं है या चॉइसेस नहीं है, तो आप ज्यादा इंतजार मत करिए उस नौकरी के लिए हाँ करने में। पहली तो मेरा ये सलाह है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दामन जरूर थाम लीजिए। मंदी में दामन थाम के रखना चाहिए। दूसरा, अगर आप सेक्टर्स ढूंढ रहे हैं, मैं समझता हूं कि एफएमसीजी सेक्टर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जिसको कहते हैं, उस सेक्टर में अगर आपको जॉब मिल रही है तो आप उस सेक्टर को पकड़ के रखें। या कोई ऐसी इंडस्ट्री जो कि डिफेंस सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई है, या कोई ऐसी फैक्ट्री, ऐसी जॉब, ऐसा एम्प्लॉयर जो कि आजकल के हिसाब से रेलेवेंट है। उसमें हम देखें इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है या मेक इन इंडिया में कोई ऐसी चीज है जिसमें चाइना की जगह हम मैन्युफैक्चर करने लगे हैं, उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। तो आपको ऐसा प्रोडक्ट ढूंढिए जो कि भारत में अब बनना शुरू हुआ है। तो बहुत सारे मेरे से पूछते हैं क्या आईटी सेक्टर, मुझे लग रहा है आईटी सेक्टर अगर मंदी आती है तो आईटी सेक्टर काफी प्रभावित होगा, और बहुत सारी नौकरियां आईटी सेक्टर में पिछले कुछ महीनों में गई है। तो आईटी सेक्टर अब उतना लुभावना शायद ना रहे। ज्यादा महंगाई और कम रोजगार के दुष्चक्र को पार करता हुआ कोई कुछ पैसे बचा लेता है तो निवेश के बारे में सोचता है। जाहिर है, इस गाढ़ी कमाई को शेयर बाजार में लगाने से पहले इंसान लाख बार सोचता है। तो क्या सावधानियां बरते, जानते हैं शरद कोहली से। मुझे लग रहा है कि शेयर मार्केट इस समय अगर आप लगाने की सोच रहे हैं तो पहली बात तो शॉर्ट टर्म ना लगाएं। मतलब आप लोग, मैं देखता हूं कि इन्वेस्टर बन के आते हैं और शेयर मार्केट में ट्रेडर बन जाते हैं। बस यही गलती होती है, क्योंकि ट्रेडर, बहुत ही कम ऐसी ट्रेडर्स की तादाद है जो कि प्रॉफिट कमाते हैं। तो पहली बात तो आप लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं। दूसरा बात, शेयर मार्केट में आप ध्यान रखें कि जब जब मार्केट गिरे तो थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं, जिसको हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, SIP। और अगर आपको शेयर मार्केट की पूरी समझ नहीं है तो शेयर मार्केट से दूर रहना भी एक स्ट्रैटेजी है। तब आप किसी म्यूचुअल फंड का सहारा ले सकते हैं। और अगर मेरे से आप और निवेश के ऐसी मंदी के माहौल में, या आजकल जो माहौल है उसमें अगर आप निवेश के ऑल्टरनेट्स मेरे से पूछे, तो मैं आपको कहूंगा कि आज बैंक के डिपॉजिट्स, जिनकी तरफ कोई आज से 1 साल 2 साल पहले देखता नहीं था,
क्योंकि ब्याज की दरें मुश्किल से 4-5%, 3% मिलती थी। आज वो बढ़ के 7% क्रॉस करने को है, क्योंकि जिस तरीके से रिपो रेट बढ़ रहा है, आपको बड़े आराम से 1 साल 2 साल के बैंक डिपॉजिट पे 7-7.5%, बल्कि सीनियर सिटीजन को तो 8% तक रिटर्न मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है फिर वो समय आ गया है जब आप बैंक डिपॉजिट्स पर अपनी नजर डाल सकते हैं, अपना पैसा रख सकते हैं। दूसरा, गोल्ड में मुझे लगता है कि निवेश किया हुआ आपको नुकसान नहीं देगा। आप थोड़ा थोड़ा करके गोल्ड में सॉवरेन बॉन्ड्स हैं या गोल्ड के कॉइन्स मिलते हैं, जिस भी तरीके से आपका, ज्वेलरी ना ले, ज्वेलरी को छोड़ के गोल्ड में आप निवेश करें और गोल्ड को आप लंबी अवधि के लिए रखें। मुझे पक्का यकीन है, मुझे विश्वास है कि गोल्ड आपको लॉन्ग टर्म में जरूर रिटर्न देगा। हर निवेशक के पोर्टफोलियो में कम से कम 10 से 15% गोल्ड का निवेश इस समय जरूर होना चाहिए। तो शेयर मार्केट में सोच समझ के लगाएं, नहीं समझ तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू लगाएं। और बैंक डिपॉजिट्स की तरफ फिक्स्ड रिटर्न, ऐसे मंदी में क्या होता है, जो स्ट्रैटेजी निवेश की होती है कि रिस्की इन्वेस्टमेंट से हटके रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स में आना चाहिए। तो आपको बैंक डिपॉजिट्स, लाजमी बात है कि शेयर मार्केट से कम रिस्की है, इसलिए आपको रिस्क फ्री से रिस्की इन्वेस्टमेंट से हटके रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स में इस समय पैसा अपना लगाना चाहिए, जिससे कि आपकी एक कांस्टेंट और स्टेबल रेट ऑफ रिटर्न आपके कमाए गए पैसे पे, बचाए गए पैसे पे बनी रहे।